गर्दन दर्द से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी गर्दन को समझिए, गर्दन के बनावट को, गर्दन के कार्य प्रणाली को, गर्दन कैसे काम करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे, यानी आपको किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये हमारी गर्दन की इमेज है। इसमें 4 स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो जो हड्डियां हैं जिसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं, और दूसरे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो 2 हड्डियों के बीच में आप देखिए जो स्पेस है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। और तीसरा है जो साइड से देखिए नर्व्स निकल रही हैं जो हमारे मसल्स को, हाथों के मसल्स को, गर्दन के मसल्स को सप्लाई करती हैं। और चौथा है गर्दन के मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये गर्दन के मसल्स। ये 4 स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों, इसमें हम जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो कि ज़्यादातर नेक पेन्स का जड़ है, पहले उसके फंक्शन को हम समझते हैं। इसका पहला फंक्शन है, जब हम रनिंग या जॉगिंग या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो वर्टिब्रा है उस पर लोड पड़ता है, और उस लोड को, उस शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम है। तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है फर्स्ट। इसका दूसरा फंक्शन है, हमारा जो नेक का मूवमेंट है, जो हम मूवमेंट कर पाते हैं, चाहे वो फ्रंट हो या बैक या साइडवेज मूवमेंट है, ये डिस्क की वजह से ही हम कर पाते हैं। तो ये मूवमेंट में भी, नेक के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो मसल्स है, जो नेक मसल्स है, वो स्ट्रक्चर को एक साथ पकड़ के रखते हैं फर्स्ट, एंड स्ट्रेंथ हमको प्रोवाइड करते हैं। ये इसके 2 मेन फंक्शन। दोस्तों, गर्दन दर्द के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन होने का रीज़न है कि जैसे आप गर्दन को एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो डिस्क के बारे में हमने आपको पहले बताया था, डिस्क में कोई भी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो लोड है वो अल्टीमेटली मसल्स पे आ जाता है, तो और मसल्स स्ट्रेन होती है। दूसरा है मसल ओवर यूज। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस इमेज को आप देखिए, इसमें आपको पहले तो 0 डिग्री जो दिखाया गया है, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा जो नेक है वो 0 डिग्री में है। तो 0 डिग्री मतलब आपके नेक में सीधा आपके नेक में लगभग, नेक मसल्स में लगभग 5.5 kg का लोड पड़ रहा है। अब थोड़ा सा बेंड करेंगे 15 डिग्री पे, तो जैसे ये 15 डिग्री है तो इसमें यही लोड बढ़ के लगभग डबल हो जाता है, 12.5 kg हो जाता है। और इसके बाद आप अगर थोड़ा और नीचे जाएंगे 30 डिग्रीज पे, तो 30 डिग्रीज पे जाते ही जो लोड है वो 18 kg का हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। और फिर 30 डिग्रीज के बाद जब हम और थोड़ा बेंड करते हैं अराउंड 45 डिग्रीज पे, तो ये जो लोड है गर्दन की मसल्स पे, ये बढ़ के लगभग 22 किलो तक हो जाता है। और जब हम एकदम गर्दन को नीचे कर लेते हैं, जो कि अराउंड 60 डिग्रीज होता है, तो इस टाइम पे लगभग 27 से 28 किलो हमारे जो मसल्स है उस पर लोड पड़ रहा होता है। लगभग 5 से 6 गुना लोड बढ़ जाता है। तो सोचिए कि जो मसल्स आपका 5.5 kg का लोड लेना चाहिए, वो मसल्स अगर जैसे 45 डिग्री पे 22 kg और 60 डिग्री पे 27-28 kg का लोड लेते हैं, तो जो 14 घंटे काम करना चाहिए वो 6 घंटे, 4 घंटे या हो सकता है 2 घंटे में ही थक जाएं। तो ये होता है मसल ओवर यूज। आप अपने मसल को ओवर यूज कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट हम जनरली कब करते हैं? जब हम मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं कंटिन्यूअस मोबाइल पे, या तो हम गेम खेल रहे होते हैं या हम रीडिंग कर रहे होते हैं, तब भी ये कंटिन्यूअस हम एक ही पोजीशन में रहते हैं। या जैसे किचन में लेडीज खाना बनाती हैं या और भी कोई एक काम करती हैं, सब्जियां वगैरह काटना, तो गर्दन को झुका के करते हैं, कंटिन्यू एक ही पोजीशन में करते हैं। पोछा वगैरह लगाते हैं तो एक ही पोजीशन में हम करते हैं, इस टाइप का एक्टिविटीज। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम है जिसको कॉमनली स्लिप डिस्क बोला जाता है, और जिसको डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए कि 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है, तो इस डिस्क को आप एक बैलून की तरह समझिए। तो जब आप सामने की तरफ बेंड करते हैं तो नेचुरली बैलून क्या होगा कि पीछे की तरफ, अगर आप बैलून को सामने की तरफ दबाएंगे तो वो पीछे की तरफ फूलेगा। वैसा ही कुछ डिस्क में भी होता है। जब आप गर्दन को सामने बेंड करते हैं तो डिस्क पीछे की तरफ फूलता है, और जब आप फिर नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो फिर वो जो बल्ज है वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लगातार सालों से अगर इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये डिस्क जो है फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बल्ज होने लगता है, और फिर वो बल्ज वापस नहीं आता है, और या अगर आता भी है तो बहुत धीरे धीरे वापस आता है, और पूरी तरह से नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब आप कंटिन्यूअस मोबाइल एक ही पोजीशन में जब आप गर्दन को रख के आप काम करते हैं, जो कि ज़्यादातर मोबाइल यूज़र्स में होता है। हमने एक मोबाइल एडिक्शन पे वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा नेक पेन के बारे में हमने बताया था। और इसके अलावा जो कंटिन्यूअस कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, या जो
रीडिंग्स बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, कंटिन्यूअस अगर एक पोजीशन में काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज लेडीज़ को किचन में ऐसा काम बहुत रहता है जिसमें गर्दन को सामने बेंड करना पड़ता है। मेड्स को जो घर पे काम करती हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका भी एक्टिविटी ऐसा ही रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि डिस्क जब बल्ज होता है, डिस्क जब फूलता है तो हमारे गर्दन के वहां से जो जैसा नर्व्स हमने निकल स्टार्टिंग रहे में हैं, आपको बताया था कि नर्व्स होती है चारों तरफ से, जो नर्व्स निकलती हैं। तो उस नर्व्स को जाके ये जो बल्ज है डिस्क का, ये उसको जाकर पिंच करता है, उसको कंप्रेस करता है। तो उसकी वजह से हमारे नेक में या हाथों में झंझनाहट रह सकता है, पेन रह सकता है। और इसके अलावा सूनापन भी रहता है, और एक बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का पेन होता है। इसका रेडिएट करता है गर्दन से, आपको महसूस होगा कि मेरा पेन हाथों तक जा रहा है। इस टाइप का पेन डिस्क बल्ज में होता है। और यही डिस्क बल्ज अगर मान लीजिए सीवियर हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो डिस्क टीयर हो जाएगा, रप्चर हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्क रप्चर बोलते हैं। और यही अगर पूरा जाता है, डिस्क निकल जाए तो उसको डिस्क प्रोलैप्स भी बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, आप एकदम भी हिल नहीं पाते हैं और बिस्तर पे लेटे रहना होता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है फिर उसको ठीक होने में। इसके बाद हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को समझते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। जनरली बहुत लोग किसी भी तरह के नेक पेन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक स्पेसिफिक तरह का नेक पेन है जो कि डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है, यानी जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस है उसका डीजेनरेशन, वो जब वेयर एंड टियर होता है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। दोस्तों, नेक में जो वर्टिब्राज हैं उसके कार्टिलेजेस डीजेनरेट हो जाते हैं और डिस्क जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं। तो उससे क्या है कि आपका जैसे आप जंप करते हैं, रनिंग करते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं, नेक को यूज़ करते हैं, तो जो लोड डिस्क और वर्टिब्रास का होता है वो मसल्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मसल्स जो हैं वो पेन करने लग जाती हैं, और अगर आप गर्दन को एक ही पोजीशन में रखते हैं तो फिर वो अकड़ जाती हैं। तो अकड़ जाती हैं एक बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में। और कई उसके बाद क्या होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऐसा ही रहता है तो हड्डियों के ऊपर चूंकि लोड पड़ता है तो हड्डियां साइड से फैलने लग जाती हैं। जनरली दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप किसी चीज़ पे जब बहुत ज़्यादा वजन डालते हैं तो वो नीचे की तरफ से थोड़ा फैल जाता है, वो अपने लोड को बर्दाश्त करने के लिए वो थोड़ा फैल जाता है, अपना सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा कर लेता है वो। तो सेम इसी तरह से जब हम गर्दन पे या हम जो वर्टिब्रास है उस पे जब ज़्यादा लोड डालते हैं तो वो नीचे की तरफ से थोड़ा फैल जाता है, या उसमें बहुत छोटे छोटे स्पर्स आउटग्रोथ हो जाते हैं। वो स्पर्स जो हैं वो पिंच करते हैं, वो जो नर्व्स है उनको ज़्यादा जाके पिंच करता है। तो उसी वजह से फिर वही पेन होता है, डिस्क बल्ज वाले सिम्टम्स जो कि नेक पेन है और हाथों में नमनेस, झंझनाहट, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जिस नर्व को वो पिंच करेंगे उस नर्व का जो सप्लाई का एरिया रहेगा वहां पे आपको प्रॉब्लम महसूस होगा। तो दोस्तों, हमने कार्यप्रणाली आपको समझा दी किस तरह से नेक पेन डेवलप होता है, और आपको हिंट्स भी दिए कि किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको पोस्चर जो है, जो भी आप चलने का पोस्चर, स्पेशली बैठने का पोस्चर, जब आप कोई ऑफिस वर्क या कुछ करते हैं तो एकदम सीधा आपको बैठना है ताकि आपका जो वर्टिब्रा है वो सीधा रहे, नेक और वर्टिब्रा जो है वो स्ट्रेट एक लाइन में रहे। जो 0 डिग्री वाला हमने बताया था वो 0 डिग्री आपको फॉलो करना है, मेंटेन करना है। सेकंड है, जब आप ऑफिशियल वर्क करते हैं या डेस्क जॉब जब आपका होता है तो कंटिन्यूअस आप डेस्क पर मत बैठे रहिए। 2 घंटा 3 घंटा बैठ के आप काम मत करें। आधा घंटा 1 घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट 50 मिनट आप बैठे, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक आप ज़रूर से ले ताकि वो मूवमेंट आप कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा अगर आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऐसे बैठना है या आपको गर्दन सामने बेंड करनी है, खास करके हम लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं जो घर का काम करती हैं, जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो आप अपने नेक मसल को मजबूत कीजिए। पहले नेक मसल्स को मजबूत करने के लिए पहले तो आप नेक के एक्सरसाइजेस कीजिए। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके नेक मसल्स में ताकत रहेगा तो आपका नेक को जैसे मसल्स जो है वो लोड को बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है, हर 15 डिग्री पे डबल हो जाता है लोड। इसके अलावा आप जो डेस्क जॉब आप करते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए आप अपने कंप्यूटर को अपने आई लेवल पे रखें। आप टीवी वगैरह देखते हैं तो घर पे टीवी को आप आई लेवल पे लगाइए। मोबाइल का यूज़ जितना हो सके कम करें। इसके अलावा हेवी बैग्स को आप जनरली बैकपैक वगैरह हम लगाते हैं बैग पे, और तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बच्चों का जो स्कूल का बैग रहता है बहुत ज़्यादा भारी रहता है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि वो उसमें वेट कमा दिया जाए।
अगर हो और सके। कहीं भी आप बाहर घूमने वगैरह जाते हैं, बैकपैक में बहुत ज़्यादा वजन मत रखिए, क्योंकि वो भी इस इन नेक मसल्स को स्ट्रेन कर। इसके अलावा दोस्तों सोने का पोस्चर को ठीक कीजिए। जैसे आप मोटा गद्दा या तकिया यूज़ मत कीजिए, बिकॉज जब आप मोटा तकिया यूज़ करेंगे तो आपका गर्दन इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से होने से फिर वो डिस्क सामने की तरफ प्रेस होगा और वो पीछे की तरफ बल्ज होगा। और इस पोजीशन में आप समझिए, आप 7 घंटा हम सोते हैं, तो इस पोजीशन में आप कंटिन्यू रह जाते हैं, तो कितना ज़्यादा देर तक आप कितना ज़्यादा डिस्क वेट जो है वो काफ़ी देर तक वो फूला हुआ, डिस्क के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो इससे क्या है कि स्पॉन्डिलाइटिस जो डिस्क बल्ज है उसका खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसके बारे में जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है। विटामिन डी हमारे मसल्स के लिए और हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है सनलाइट। डेली 15 मिनट आप धूप में बैठने की कोशिश किया कीजिए। और जब इसके अलावा दोस्तों हम विटामिन डी पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि किन किन एरियाज में विटामिन डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी से ना बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, तो आपके मसल्स और बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहेंगे। तो धूप में ज़रूर से बैठा कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं नेक पेन के लिए, वो भी हम एक बहुत अलग वीडियो में इफेक्टिव भी आपसे हैं, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और नेक पेन के, और 90% जो है मेडिसिन और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ठीक करते हैं उनको। तो अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिसिन क्या क्या आप ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है और हमने पूरी कोशिश की आपको नेक पेन के बारे में अच्छी जानकारी देने की, कैसे होता है और कैसे डेवलप होता है, कैसे आप नेक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको नेक पेन है और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके नेक पेन में काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आप क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, हमें अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।